हम जो हैं भारत, हमारी अगर एक खासियत है यह है कि हम दुनिया हमको एक सिविलाइजेशनल स्टेट मानती है कि हमारी जो इतिहास, संस्कृति, विरासत जो ये दुनिया जानती है। और ये भी है कि दुनिया में करीब आजकल 200 देश हैं। बहुत कम देश हैं जिनकी इतनी पुरानी हिस्ट्री, जिनकी कल्चर जो है पूरे दुनिया को कभी न कहीं किसी तरीके से उस प्रभावशाली हो चुकी। और ये जो है उन्होंने उनके 2 बहुत बड़े इनिशिएटिव हैं। एक तो योगा का, कि अभी आज ही मैं पढ़ रहा था कि सऊदी अरेबिया उन्होंने अब स्कूल और यूनिवर्सिटीज में योगा की वहाँ जो योगा का जो टीचिंग और योगा की प्रैक्टिस जो है वहाँ उन्होंने उसके लिए अप्रूवल दे दी है और ये वहाँ और प्रचलित है। और आप जानते हैं कि आयुष के माध्यम से उन्होंने दुनिया में आयुर्वेद के बारे में एक जो ज्ञान दुनिया को अब पिछले सालों में मिली है, और दुनिया की कंफर्ट जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन वेलनेस के साथ बढ़ी है। कभी कभी सोचिए कि आप ज्यादातर मेरे सामने स्टूडेंट्स हैं, अगर आप ही लोग या आपका कोई भाई बहन दोस्त कुछ महीने पहले यहां पढ़ने के बजाय यूक्रेन में पढ़ता हो, अब 1 मिनट सोच लीजिए कि उनकी स्थिति क्या थी, आपकी चिंता क्या होगी उनके बारे में। और मैं वहां से मैं शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि आज हमारे लिए दुनिया की क्या महत्व है, हमें फॉरेन पॉलिसी में क्यों इंटरेस्ट लेना चाहिए। और मोदी सरकार की अगर मैं कहीं उपलब्धियों की कहानी शुरू करूं तो आज मैं जो है ऑपरेशन गंगा से शुरू करूंगा। आप सब जानते हैं कि फरवरी में यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ था। उसके पहले हमारे करीब 22,000 विद्यार्थी थे वहाँ, और जैसे तनाव बढ़ता गया, हमारे यहाँ एक प्रोटोकॉल है, एक सिस्टम है कि हम जो हैं उनको चेतावनी देते हैं कि भाई तनाव बढ़ रहा है तो आप सोच लीजिए आप रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए वहाँ। अब उनमें से कुछ लोग निकले, बहुत सारे लोग नहीं निकले, क्योंकि वो भी स्वाभाविक है कि कोई यूनिवर्सिटी छोड़ के जाना नहीं चाहता, वो देश छोड़ के जाना नहीं चाहता। अगर उनके दोस्त नहीं निकले तो वो सोचते होंगे कि कहीं किसी तरीके से हम निपट लेंगे। तो सिचुएशन ये था कि जिस दिन 24 फरवरी वहाँ लड़ाई शुरू हुई, उस समय करीब 20,000 हमारे विद्यार्थी वहाँ फंस गए थे। और वो उन शहरों में फंसे जहाँ सबसे ज्यादा जो गोलीबारी जो है सबसे ज्यादा वहीं चल रही थी। अब अगले महीने में हम लोगों ने बहुत कोशिश करके मैंने जो पूरा सिस्टम जो है उनको निकालने में लगा, और हम इसमें सफल हो पाए। उसमें एक स्टूडेंट जो है वो बेचारा उसकी मृत्यु हो गई थी, पर उसके अलावा ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो बहुत सुरक्षित घर वापस आए। और आए वो करीब 90 फ्लाइट। अब इसमें जो है 2-3 सबक है। एक कि पहले इस स्पीड में, युद्ध के बीच में किसी को सुरक्षित घर लाना कोई छोटी बात नहीं, और वो भी 20,000। और उनको लाना जो है वहाँ हम जहाजें जो हैं वो यूक्रेन नहीं जा पाई, हमें बगल वालों देशों में भेजना पड़ा, वहाँ भी अरेंजमेंट करना पड़ा, वहाँ भी हमें जो है और ये नहीं था कि खाली हमारे स्टूडेंट निकल रहे थे, यूक्रेन के नागरिक भी निकल रहे थे वहाँ से, और बाकी दुनिया के लोग निकल रहे थे।
और ये जो अनुभव जो था, ये मेरे लिए एक किस्म से सिस्टम की एक टेस्ट थी कि 7 साल 8 साल के बाद हम ऐसे क्राइसिस को मैनेज कर सकते हैं या नहीं, हम इस पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं या नहीं। और इसमें जो है मैं कहूँगा जो लीडरशिप जो कहते हैं, इसका नेतृत्व जो है खुद प्राइम मिनिस्टर ने पर्सनली किया, और मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। जब से लड़ाई शुरू हुई, वो रोज इस पे उनकी नजर थी, दिन में 2 बार फोन करते थे। आप जिन्होंने भी प्रधानमंत्री के साथ काम किया वो जानते हैं कि वो माने पूरा मॉनिटर तो करते हैं, मॉनिटर से ज्यादा भी करते हैं कभी कभी। अब उस समय आपको ये भी याद होगा कि यूपी के चुनाव हो रहे थे, तो वो कैंपेनिंग पे जा रहे थे। वो सुबह सुबह कैंपेनिंग में निकल जाते थे, कभी कभी कैंपेनिंग के पहले मीटिंग होती थी, पूरा दिन कैंपेन करके जब रात को आते थे तब भी मीटिंग लेते थे कि आज मुझे बताओ क्या हो, कि आज की प्रोग्रेस रिपोर्ट दो मुझे। और ये पूरा जो निकालने का जो ऑपरेशन जो था, ऑपरेशन गंगा, इसमें जो भी आप कूटनीति के बारे में सोचते हैं, समझ में है, इसका पूरा प्रदर्शन था। जैसे कहते हैं कूटनीति में आपको पर्सनल रिलेशनशिप बनाना है, कि वो दूसरे आदमी के साथ कुछ संबंध होने चाहिए, ताकि जब कुछ फोन पे बात होती है उसको माने वो चेहरा पहचानते हैं, आवाज जानते हैं, कभी आप मिले भी हैं, आपको ना कहना मुश्किल हो जाता है। और उन्होंने युद्ध के बीच में प्रेसिडेंट पुतिन को भी फोन किया, रशिया में प्रेसिडेंट जेलेंस्की को भी फोन किया। 2 बार 2 शहरों में, खार्किव और सिमी में, जब लड़ाई बहुत माने हमें लग रहा था कि हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा डेंजर हो सकता है, तो उन्होंने फोन करके कुछ समय के लिए फायरिंग रुकवाई ताकि हमारे लोग बाहर निकले। और ये अगर आप कहते हैं कि आपके पूरे 40 साल में एक उदाहरण दो जहां हमारे लीडर के डिप्लोमेसी के कारण हमारे नागरिकों की कहीं सुरक्षा या कहीं उनकी इस समय तो जान बची हुई थी, तो एक तो यह था। पर आपने उस समय कुछ और भी कहानियां सुनी होगी या टीवी में देखा होगा कि हमारे जब स्टूडेंट निकल रहे थे और उस समय अपनी सुरक्षा के लिए लोगों ने, स्टूडेंट ने ऊपर हाथ में झंडा रखा, और उस झंडे के कारण, और लोग आजकल झंडा पहचानते हैं, तो लोग जानते थे कि ये भारत के स्टूडेंट्स हैं, और उनको कहीं ना कहीं रास्ते में मदद तो मिलती थी। और यह भी सच है कि कुछ अगल बगल के देश के विद्यार्थी, उन्होंने भी झंडा हाथ में ले लिया, हमारा झंडा हाथ में ले लिया। यूक्रेन के युद्ध के पहले आप सबको याद भी होगा कि हमारी सबसे बड़ी चिंता जो थी ये कोविड महामारी की थी। और उस समय जब ये महामारी भारत पहुंची, तो ये किसी को अंदाज नहीं था कि इसका परिणाम क्या होगा, ये कैसे फैलेगी, भारत में इसका पूरा प्रभाव क्या होगा। और बहुत लोग हमारे नागरिक जो हैं वो देश के बाहर भी थे, क्योंकि आज जो है हमारे इतने नागरिक पढ़ने जाते हैं, काम करने जाते हैं, टूरिस्ट बन के जाते हैं। और ये तो मुझे गुजरात में बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अगर कोई ग्लोबलाइज स्टेट हो देश में तो आप ही लोग। अब उस समय करीब 70 लाख हमारे नागरिक जो हैं कहीं न कहीं देश के बाहर फंस गए थे। उनमें ज्यादातर टूरिस्ट थे। आप हैरान होंगे कि विद्यार्थी ही करीब 10 लाख थे उसमें से। कोई भी आप ले लें, शिपिंग लाइन ले लें, वहां भी हमारे नागरिक थे, एयरलाइन ले लें,
खाड़ी गल्फ में तो इतने सारे लोग काम करने के लिए जाते हैं। तो उस समय आपको याद होगा कि ये वंदे भारत मिशन चला था। अब बाहर से लगता है कि ये मिशन चलाना ठीक है, हवाई जहाज गया, किसी को ले आए वापस, आप कहेंगे कि क्या बड़ी बात है। पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर मिशन के लिए कितनी तैयारी होती है, इसमें कितने माने वो मैं कहूँगा स्टेज के पीछे क्या क्या किया जाता है कि इसकी तैयारी होती है। और कहीं भी एक प्लेन जाना जो है उसके लिए पूरा सिस्टम बनना था कि पैसेंजर्स को लाना था, उनको रखना था, उनका खाना पीना, उनके लिए जो जहाँ उनकी जो पहले तो वैक्सीनेशन थी नहीं, उनका पहले टेस्टिंग कराना। और बहुत सारे देश थे वो चाह रहे थे या तो बिल्कुल ही माने आना जाना बंद कर दे, या वो कह रहे हम पे दबाव डाल रहे थे कि अपने लोगों को ले जाइए वापस एक समय पे, जो असंभव था। पर ये कहानी ज्यादातर देश जानती है कि वैक्सीन मैत्री में क्या हुआ, पर इसमें कुछ पहलू हैं जिसपे ज्यादा अभी तक जिक्र नहीं हुआ। एक जो मैं आपके साथ आज मैं शेयर करना चाहता हूं वो वैक्सीनेशन की। आप सब जानते हैं, हम सब लोग वैक्सीनेटेड हैं और हम सब लोग मेड इन इंडिया के वैक्सीनेटेड हैं। और कुछ लोग जो हैं प्रधानमंत्री से वो इन्वेंटेड इन इंडिया के वैक्सीन भी हैं, क्योंकि उन्होंने कोवैक्सीन लिया था। अब आप हैरान होंगे कि वैक्सीन बनाना, वैक्सीन की सप्लाई चेन जो है इतनी कॉम्प्लिकेटेड सप्लाई चेन है कि हर वैक्सीन के लिए कम से कम 300-400 अलग अलग कंपनियों से दुनिया भर ऐसी चीजें आती हैं और एक किस्म से वैक्सीन बनाना उसका इंटीग्रेशन होता है। तो यह समय आया 2021 में कि हर देश जो है वैक्सीन का जो रॉ मटेरियल जो है वो हर देश जो है वो अपने लिए रोक रहा था। तो हमारी समस्या थी कि अगर दुनिया की सप्लाई चेन हमारे लिए काम न करे तो हम देश में वैक्सीन कैसे बने। और इसमें जो है उस समय मुझे अभी भी याद है कि प्रधानमंत्री ने हमारे एक ग्रुप थी, तो हमारे उस समय मेन मिनिस्टर जो है मनसुख भाई थे, मनसुख भाई मांडविया जी, और हम 4-5 मंत्री और उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे कोविड पे। और फिर प्रधानमंत्री ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को समझाया कि हमें जो है आपने अपने लिए आपका जो लेना है आपने ले लिया है, रख लिया है, प्रोडक्शन ठीक है आपके लिए, पर आप दुनिया के लिए और हमारे लिए ये वैक्सीन सप्लाई चेन न रोकें। और मैं अप्रैल 2021 में मैं वाशिंगटन गया, मेरे पास इतना बड़ा फोल्डर था कि हर कंपनी की डिमांड जो थी एक एक्सेल शीट में पूरे डिटेल में मैं ले गया। और उनके कहने पे अमेरिका जो है उनके यहाँ एक कानून होता है डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट, तो एक बार वो कानून वैक्सीन पे लग गया तो उसका असर है कि जब तक उनकी पूरी डिमांड खत्म नहीं होती, और उस समय कोई जानता नहीं था कि डिमांड कितनी, तो देश के बाहर आप भेज नहीं सकते। तो उस समय उनके कहने पे अमेरिका के शासन ने पहला देश भारत को एग्जम्पशन दिया डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट से। और ये जो है हमारे जो भी वैक्सीन प्रोडक्शन कंपनी जो थी उन, और वैक्सीन के अलावा और भी थे जो और उसमें से मैं कहूंगा यहाँ इस शहर के भी कुछ कंपनी थी जिनको वो फिर से वो सप्लाई चेन उनके लिए काम करना शुरू हुआ। और उसी के कारण जो हमारी वैक्सीनेशन प्रोडक्शन जो थी उसमें कोई बीच में कोई रुकावट नहीं, और जब हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो बहुत स्मूथली चला।